बाद फिर कुछ बातें और पता चली हमको, कुछ बातें और पता चली जिनमें एक सबसे सीरियस बात है कि हिंदुस्तान की जो आजादी आई है वो आजादी नहीं आई है, बाकायदा ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए एग्रीमेंट हुआ है। अब इस बात को समझिए, आजादी लेने के लिए कभी कोई समझौता नहीं होता, और मैं मानता नहीं कि आजादी कोई ऐसी चीज है जिसके लिए समझौता हो सकता। या तो हम पूरी तरह से गुलाम होंगे या पूरी तरह से आजाद होंगे। आजादी लेने देने के लिए समझौते नहीं होते, सत्ता के लिए हो सकते हैं समझौते। आजादी एक ऐसा शब्द है जिस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, किसी भी स्थिति में कोई समझौता नहीं हो सकता उसके ऊपर। तो जब यह पता चला कि हमको तो आजादी देने के लिए बाकायदा समझौता हुआ है, तब तो दिल और बैठ गया हमारा। क्यों समझौता क्या है देखना चाहिए, पता करना चाहिए। तो वो समझौता भी यहां नहीं है, वो लंदन में पड़ा हुआ है कहीं, और वो समझौता लंदन में पड़ा हुआ है इस शर्त के साथ कि वो 52 साल के लिए टॉप सीक्रेट है, 52 इयर्स के लिए। तो 52 साल कब पूरे होंगे? 99 में पूरे होंगे। तो 99 तक आप उसको ओपन नहीं कर सकते। तो मेरे मन में शक हुआ है उसी दिन से कि देश की आजादी के लिए कोई समझौता हो और उसको 52 साल के लिए सीक्रेट घोषित किया जाए, तो उसमें कोई जरूर ऐसी बात है जो देश के लोगों से छुपाई गई है। अन्यथा उस समझौते को छुपाने की जरूरत क्या है? और मैं तो भारतीय दर्शन में विश्वास करने वाला आदमी हूं, छुपाना उसी को पड़ता है जिसमें कोई गड़बड़ी होती है। सत्य को छुपाने की कभी कोई जरूरत नहीं होती, सत्य तो अपने आप खुलता है। झूठ को छुपाने के लिए आवरण डालने पड़ते हैं, झूठ को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो जरूर कोई ऐसा बड़ा झूठ है जो हमारे देश में घटित हुआ है और इस देश के लोगों से छुपाया गया है 52 साल के लिए। और उस दिशा में हम लोगों ने उस दिन से कोशिश शुरू की है कि पता तो करें कि वो झूठ क्या है। तो पूरी बात तो अभी पता नहीं चल रही है, क्योंकि वहां भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी आसानी से चीजें मिलती नहीं है। लंदन में भी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, आसानी से चीजें मिलती नहीं, लेकिन फिर भी कुछ मिला है। जो मिला है उसी को आपसे कहने वाला हूं। हो सकता है इस बात के लिए मुझे किसी दिन जेल हो जाए, क्योंकि 99 तक वो टॉप सीक्रेट है। और कानून है 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके तहत ये सारी बातें सीक्रेट हैं। और मेरे जैसा आदमी अगर उसको ओपन कर रहा है तो उसका दुष्परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, और वो दुष्परिणाम यही है कि जेल होती है। ऑफिशियल सीक्रेसी को तोड़ने वाले आदमी को जेल होती है। तो हो सकता है ये हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता को यह बात पता होनी चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ है। तो आज की समस्याओं के बारे में हम कुछ बात समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्या है। क्या समझौता हुआ है? एक गंभीर समझौता हुआ ये कि जब अंग्रेज चले जाएंगे यहां से तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाएगी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी अंग्रेजों के पास 125 और कंपनियां थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलाकर 126 कंपनियां थीं उस समय। 126 कंपनियां थीं ब्रिटेन की हिंदुस्तान में 1947 के साल तक। तो समझौता यह हुआ है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी को तो वो ले जाएंगे, लेकिन बाकी 125 ब्रिटेन की कंपनियों को यहीं छोड़कर जाएंगे। ये समझौता है। तब सोचिए कि आपकी आर्थिक आजादी का मतलब क्या है। जिस देश की पूरी लड़ाई इसी बात पर लड़ी गई हो कि हम विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे, तो उसमें सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, सभी विदेशी कंपनियों के माल का बहिष्कार था इस देश में। और लोकमान्य तिलक ने जब स्वदेशी आंदोलन चलाया था और एक बार उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे संपूर्ण स्वराज्य चाहिए, और यह भी कहा था कि यह संपूर्ण स्वराज्य तभी आएगा जब देश में स्वदेशी आएगा। और एक दिन यहां तक कह दिया था उन्होंने कि स्वदेशी और स्वराज्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर स्वदेशी नहीं होगा तो स्वराज्य नहीं आ सकता, और स्वराज्य भी चाहिए तो संपूर्ण चाहिए मुझको। तो उस संपूर्ण स्वराज्य की कल्पना का क्या हुआ कि जब 125 अंग्रेजों की कंपनियां इस देश में छोड़ दी गई और एक कंपनी को ले गए सिर्फ यहां से। क्यों छोड़ दी उन्होंने? उसका बहुत सीधा सा जवाब है जो समझ में आता है कि अंग्रेजों को लूट का माल मिलता था। उनकी जो कंपनियां हिंदुस्तान में धंधा करती थी वो मुनाफा कमा के ले जाती थी, तो वो मुनाफा उनको मिलता था।
और वो मुनाफा बंद हो जाए, ये उनको मंजूर नहीं था। तो बहाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को तो वो वापस ले गए। क्यों? क्योंकि सारा का सारा आंदोलन ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ज्यादा था। उस जमाने में बाकी ब्रिटेन की कंपनियों के बारे में इतनी चर्चा नहीं थी, लेकिन ईस्ट इंडिया के बारे में तो बहुत बड़ी चर्चा होती थी। तो वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन था, वो सारे देश के लिए न्यूक्लियस बना था। तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ले गए, लेकिन 125 कंपनियों को यहीं छोड़कर गए। गलती तो यहीं हो गई हमसे कि उन विदेशी लुटेरों को पूरी तरह से भगा देने की जरूरत थी, तो उनमें से सिर्फ एक कंपनी को भगाया, इस कंपनियों को इसी देश में रखा गया। और वो 125 कंपनियां ही आज बढ़कर 4000 हो गई हैं। माने हमारी प्रॉब्लम की जड़ वहीं पर है, 1947 के उस समझौते। अगर ये ना होता, ये गलती ना होती कि 125 कंपनियों को रखेंगे और एक को भगा देंगे, तो शायद ये दुर्दिन नहीं देखना पड़ता जो आज हम देख रहे हैं कि देश में 4000 परदेशी कंपनियां हैं। और उन 125 कंपनियों में कुछ कंपनियां तो बड़े बड़े नाम वाली हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड उसी जमाने की कंपनी है जबकि ईस्ट इंडिया थी, आज की नहीं है, ये 100 साल पुरानी है। लिप्टन इंडिया लिमिटेड आज की कंपनी नहीं है, 100 साल पुरानी कंपनी। इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री जिसका नाम है आईसीआई, आज की कंपनी नहीं है, अंग्रेजों के जमाने की है। और ये इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री वो कंपनी है जब अंग्रेजों के जमाने में भी हिंदुस्तानी कंपनियों को बर्बाद करने की कोशिश करती थी। आज आजादी के 50 साल में भी एशियन पेंट जैसी स्वदेशी कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश में लगी हुई है, वही आईसीआई कंपनी है। आज ये आईसीआई कंपनी हमारे देश की सबसे बड़ी स्वदेशी कंपनी एशियन पेंट्स को टेक ओवर करने की कोशिश में लगी हुई। एक बार वो कोशिश फेल हो गई है, लेकिन जरूरी नहीं है, वो हो सकता है दूसरी बार फिर प्रयास करेंगे, तीसरी बार फिर, क्योंकि उनका जो चरित्र है वो नहीं बदलता कभी। वो चरित्र जो अंग्रेजों के जमाने में था वही चरित्र आज भी है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम आजाद हो गए हैं? आर्थिक गुलामी तो वैसी की वैसी है। और उससे भी ज्यादा तीसरी गंभीर बात यह है, शायद वो समझौते में ही शामिल है, उसके दस्तावेज अभी नहीं मिल पाए, लेकिन मैं ये अनुमान से कह रहा हूं। दस्तावेज मिल जाएंगे तो इसी बात को मैं ताल ठोंक के कहूंगा जैसे बाकी सारी बातों को कहता हूं। शायद यह भी हुआ होगा कि अंग्रेज जब चले जाएंगे, अंग्रेजों की सरकार यहां से चली जाएगी, लेकिन अंग्रेजों के बनाए हुए सारे के सारे कानून हिंदुस्तान में चलते रहेंगे आजादी के बाद भी। ये ऐसा ही एक समझौता हो सकता है, हुआ हो, अनुमान मैं कर सकता हूं, क्योंकि जब ऐसे ऐसे समझौते हो सकते हैं तो यह समझौता होने में भी कोई मुश्किल नहीं आई होगी। और वही मुझे दर्द है, दुख है कि अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए हिंदुस्तान में 3735 कानून हैं जो अभी भी चल रहे हैं। वो कानून 200 साल पुराने हैं, कुछ कानून 250 साल पुराने हैं, कुछ कानून 150 साल पुराने हैं, कुछ कानून 100 साल पुराने हैं। आप जरा सोचिए कि कोई कानून मान लीजिए 150 साल पुराना है, तो 150 साल पहले देश की परिस्थिति क्या रही होगी। तो 150 साल पहले की देश की परिस्थिति में कोई कानून बनाया गया, और एक दूसरी बात कि वो कानून बनाया अंग्रेजों ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। तो जो कानून अंग्रेजों ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए बनाया हो और जो कानून देश की 150 साल पुरानी परिस्थिति के हिसाब से बनाया गया हो, वो कानून आज कैसे लागू हो सकता है? उसके पीछे वो कौन सा रैशनल है, कौन सा तर्क है कि 150 साल पुराना कानून भी इस देश में वैसे ही चलेगा जैसे अंग्रेजों के जमाने में चलता था? ये कौन से तर्क से हम मान सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं? और ऐसा कानून कौन सा है? मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान में 150 साल पुराने कानून कौन कौन से हैं। लगभग 150 साल पुराना कानून है इस देश में जो पुलिस का कानून है, जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। ये इंडियन पुलिस एक्ट 1861 का बनाया हुआ है। ऐसे ही एक दूसरा कानून है जिसका नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। अंग्रेजों के जमाने में उसको कहते थे इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, अब उसको कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। बाकी कुछ भी नहीं बदला है उसमें। 140 साल 135 साल पुराना कानून है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जो अभी भी चल रहा है इस देश में। 125 130 साल पुराना कानून है
इंडियन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, जिसके आधार पर पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट काम करता, 1885 का बनाया हुआ कानून है। आज से लगभग 100 साल पुराना कानून है लैंड एक्विजिशन एक्ट, 1894 का बनाया हुआ है। तो आज भी चल रहा है इस देश में आजादी के 50 साल के बाद भी। तो ऐसे ऐसे वो सारे कानून चल रहे हैं इस देश में जो अंग्रेजों ने बनाए थे इस देश में। और अंग्रेजों ने क्यों बनाए थे? उसके पीछे अंग्रेजों का स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था? अंग्रेजों ने इस देश में इनकम टैक्स एक्ट बनाया, अंग्रेजों ने इस देश में सेंट्रल एक्साइज एक्ट बनाया, उसके साथ उन्होंने सॉल्ट भी जोड़ दिया था। सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट टैक्स एक्ट पूरा नाम होता था, वो अभी तक चल रहा है। 2 साल पहले उसमें से सॉल्ट नाम हटाया गया, बस बाकी सबका सब है। मैंने सॉल्ट भी हटाने में हमको 50 साल लग गए उस कानून में से। तो ये जो टैक्सेशन के टोल टैक्स, अभी थोड़ी देर पहले मैं त्र्यंबकेश्वर से आया तो वहां शहर में घुसने ही के लिए वो कहने लगा 10 रुपया दो। काहे का 10 रुपया? कि टोल टैक्स लगता है। तो मेरा पहला रिएक्शन यही था कि अंग्रेज तो मर गए और चले गए, यहां से टोल टैक्स छोड़कर गए हमारी छाती पर, जो अभी भी चल रहा है इस देश में। ऐसा ही एक कानून है ऑक्ट्रॉय टैक्स, ये भी अंग्रेज छोड़कर गए थे इस देश में, वो भी ऐसे ही चल रहा है इस देश में। और ऐसा ही एक कानून है सेल्स टैक्स, जो अंग्रेजों ने अपने जीवन में, माने हिंदुस्तान छोड़ने के अंतिम समय में बनाया था और लागू करवाया था। तो टैक्सेशन के ये जितने कानून इस समय चल रहे हैं देश में, ये सब अंग्रेजों के हिसाब से बनाए गए हैं, अंग्रेजों के स्वार्थ को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। अंग्रेजों का सबसे बड़ा स्वार्थ क्या था? अंग्रेजों का सबसे बड़ा स्वार्थ ये था कि हिंदुस्तानी जो उद्योगपति हैं, हिंदुस्तानी जो व्यापारी हैं, उनको बर्बाद करना है। क्यों? ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की कंपनियों का धंधा यहां चले, व्यापार चले। ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की कंपनियों में इतनी दम नहीं थी कि वो हिंदुस्तानी कंपनियों के साथ कंपटीशन में टिक सकें। दस्तावेज इस बात के हैं कि अंग्रेजों के लंकाशायर और मानचेस्टर में जो कपड़ा बनता था, वो सूरत के बनाए गए कपड़े से बहुत घटिया होता था, वो बिक नहीं पाता था इस देश में। अंग्रेजों के देश में उस जमाने में जो स्टील बना करती थी, वो हिंदुस्तान में बनने वाली स्टील से 100 गुनी घटिया होती थी। और मेरे पास इस बात के सबूत है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जितने जहाज बनाती थी पानी के, वो सब स्टील हिंदुस्तान से जाता था। उस जमाने में यह माना जाता था कि पूरी दुनिया में 2 ही देश थे जिनके पास क्वालिटी का स्टील होता था, या तो था डेनमार्क और या था हिंदुस्तान। और 1835 के साल में आप कल्पना कर सकते हैं कि 1835 के साल तक हिंदुस्तान में स्टील बनाने के 10,000 कारखाने थे, 1-2 नहीं। और उन 10,000 कारखानों में जो स्टील बनता था, उस स्टील की क्वालिटी का आप अंदाजा करना चाहें तो कभी चले जाइए मेहरौली नाम के गांव में एक खंभा लगा हुआ स्टील का बनाया हुआ, उस पर आज तक जंग नहीं लगी है। दिल्ली के पास सैकड़ों साल से ऐसे ही खड़ा हुआ है, जंग नहीं लगी है। क्या था? क्वालिटी का काम करते थे हम, कोई ऐसे ही छोटे मोटे लोग नहीं थे। और वो बेस्ट क्वालिटी का स्टील है, इसलिए आज तक उस पर जंग नहीं लगा है। आज हिंदुस्तान में कोई माई की लाल कंपनी ऐसी नहीं है जो स्टील बना के दे और वो 100 साल तक टिक जाए। आज वो टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। एक जमाना था कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी थी। तो हिंदुस्तान में ऐसे क्वालिटी के सामान बनते थे जिनकी टक्कर में अंग्रेजी सामान बहुत घटिया होते थे। तो अंग्रेजों को एक काम करना पड़ा कि हिंदुस्तानी कंपनियों को बंद करवाना पड़ेगा और अंग्रेजी माल तभी बिक सकेगा। तो हिंदुस्तानी कंपनियों को बंद कराने के लिए उनको एक रास्ता मिला। चूंकि सरकार उनकी थी इस देश में, तो उन्होंने क्या किया? हिंदुस्तानी कंपनियों पर टैक्स बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ और अंग्रेजों का माल टैक्स फ्री कर दो। तो अंग्रेजों का माल टैक्स फ्री होता था और हिंदुस्तानी कंपनियों पर टैक्स लगाया जाता था। 1-2 नहीं, 5-5 तरह के टैक्स लगाए जाते थे और टैक्स लगा लगा के हिंदुस्तानी माल को महंगा बनाया जाता था, अंग्रेजों का माल सस्ता बनाया जाता था। उसके नतीजे क्या निकले? अंग्रेज हमसे कंपटीशन में कभी टिक नहीं पाए, लेकिन चूंकि बेईमानी से उनकी सरकार चलती थी तो उन्होंने हिंदुस्तान के व्यापारियों को बर्बाद कर दिया टैक्स के कानून चलाकर और इस देश में लागू करवा के।
1835 के साल तक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री था, जब तक ये टैक्स के कानून नहीं लगे थे इस देश में। जब तक अंग्रेजों का टैक्सेशन इस देश में नहीं आया था, तब तक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री था। और कितना एक्सपोर्ट हम करते थे? दुनिया के पूरे बाजार में जितना एक्सपोर्ट होता था उसका 33% हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट होता था। तो अगर दुनिया में जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 33% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री रहा होगा, ये तभी संभव है। लेकिन दुर्भाग्य से हमको ये पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान तो एग्रीकल्चरल कंट्री रहा। हम एग्रीकल्चरल कंट्री के साथ साथ बहुत बड़े इंडस्ट्रियल कंट्री थे, ये बात माइनस की गई है। नहीं तो हम इतना एक्सपोर्ट कैसे कर पाते थे अगर इंडस्ट्रियल बेस नहीं था इस देश में? तो वो इंडस्ट्रियल बेस को अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया टैक्स के कानून लगा के। और नतीजा जानते हैं क्या निकला? हिंदुस्तान की पूरी इंडस्ट्री धीरे 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 बंद होती चली गई, क्योंकि अंग्रेजों का माल सस्ता होता चला गया, हिंदुस्तानी लोगों का माल महंगा होता चला गया। और एक जमाने में जो देश सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री था, 33% निर्यात करता था, आज 1997 में उस देश का कुल निर्यात मालूम है कितना? 0.01%। तो वो टैक्सेशन के सिस्टम ने हमारा क्या नुकसान किया है? सबसे बड़ा नुकसान किया है कि हम 33% एक्सपोर्ट करने वाले देश आज 0.01% का एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया के बाहर। हम गिर रहे हैं या उठ रहे हैं, ये इसी बात से सिद्ध होता है। और वो टैक्सेशन का जो सिस्टम चलता था अंग्रेजों के जमाने में, उसकी एक दूसरी बात और बता दूं कि अंग्रेजों ने जो टैक्सेशन के लिए ऑफिसर्स बनाए थे, जो टैक्स वसूलते थे, उनकी ट्रेनिंग कैसे दी जाती थी? उन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कैसे होती थी? जो इनकम टैक्स वसूलते थे, जो सेंट्रल एक्साइज का लॉ चलाते थे, वगैरह वगैरह, उन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। उसका एक गोल्डन रूल था। वो गोल्डन रूल ये था कि आप हिंदुस्तान के व्यापारियों से टैक्स वसूल पाएं या ना वसूल पाएं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप हिंदुस्तान के व्यापारियों को इतना डिमोरलाइज कर दें कि वो अपने कारखाने बंद कर दें। ये उनकी ट्रेनिंग होती थी। और जिस तरह की ट्रेनिंग अंग्रेजों के जमाने में टैक्सेशन के ऑफिसर्स को दी जाती थी, वही ट्रेनिंग आज आजादी के 50 साल के बाद भी दी जा रही है ऑफिसर्स को। और आज भी ऑफिसर्स आपकी छाती पे खड़े रहते हैं, उनका बस चले तो आपकी सारी इंडस्ट्री में ताला डलवा दें। वो एक तो टैक्सेशन के कानून है जो आपको काम नहीं करने देते, दूसरे ऊपर से ऑफिसर्स आपकी छाती पे खून पीने के लिए बैठे रहते हैं। और उसके बाद भी इस देश की इंडस्ट्री जिंदा है। तो मैं इस देश के उद्योगपतियों को सलाम करता हूं, इस बात के लिए नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इतने कष्ट सहते हुए भी इस देश में कुछ उद्योग का काम चलता है, उत्पादन का काम चलता है। अदरवाइज तो अंग्रेजों की पॉलिसी के अनुसार तो सब खत्म हो जाना चाहिए। और दुर्भाग्य हमारा यही है कि जो कुछ अंग्रेजों ने चलाया टैक्सेशन का, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, टोल टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, बाद में सेल्स टैक्स, वो सब चल रहा है इस देश में। क्यों चल रहा है, ये सवाल पूछने की जरूरत है। अब तक हमको मालूम नहीं था, लेकिन जिस दिन हमको मालूम हो गया तो हमको ये सवाल पूछना चाहिए कि अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ इनकम टैक्स क्यों चल रहा, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ सेंट्रल एक्साइज क्यों चल रहा। और अगर यही कानून चलने थे तो हिंदुस्तान में 50 साल से पार्लियामेंट कर क्या रहा है? 50 साल से हम इनको हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर करके वोट देकर चुनकर भेज रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं वहां बैठकर? जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून ही चलाने हैं, तो ये पार्लियामेंट क्यों चला रहे हैं? इसमें भी ताला डाल दीजिए, क्योंकि देश तो ऐसे ही चल रहा है अंग्रेजों के जमाने के हिसाब से। ये सवाल देश की राजनीतिक व्यवस्था को उठाने चाहिए, लेकिन देश की राजनीतिक व्यवस्थाएं कौन से सवाल उठा रही हैं जिनसे आपका कुछ लेना देना नहीं है। आपको बांटो जातियों में, आपको बांटो धर्म में, सिर्फ उनको वोट चाहिए। जो महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न है वो देश में कभी उठाए नहीं जाते पार्लियामेंट के अंदर। बेवकूफी की बहसें होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, और अगर आप पार्लियामेंट की बहस सुने तो सिर पीट लेंगे किसी दिन अपना। वहां बहस होती है कि मेरे गांव में बिजली का खंभा नहीं गड़ा है, मेरी सड़क की नाली चौक हो गई है, मेरा यहां कूड़ा नहीं उठा। यह सब काम के लिए पार्लियामेंट है। जो बहस होनी चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो चली जाती है पार्लियामेंट में कभी कभी।
जो बहसें होनी चाहिए पार्लियामेंट में, उनसे किसी को मतलब नहीं है। और ये टैक्सेशन का सिस्टम वैसे ही बर्बाद कर रहा है हमको, जैसे अंग्रेजों के जमाने में करते